आज शुरू करते हैं अपना जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, अर्थशास्त्र एक परिचय। उसके अंदर हम पढ़ रहे थे अर्थव्यवस्था के अंदर जो केंद्रीय समस्याएं होती हैं। हमने 3 केंद्रीय समस्याओं की बात की थी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स की। एक थी कि कितना उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, क्या तकनीक इस्तेमाल की जाए। इनके बाद आज हम पहुंचते हैं उत्पादन संभावना वक्र यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। उत्पादन संभावना वक्र दिए हुए साधनों तथा तकनीकों में दो वस्तुओं के उत्पादनों की वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करती है। इसका मीनिंग क्या हुआ? हमारे पास कुछ साधन उपलब्ध हैं जिससे हम दो वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। तो हम कौन सी वस्तु का उत्पादन करेंगे या दोनों का करेंगे? जो भी है, हमारे पास विकल्प हैं, तो उनमें से क्या क्या संभावनाएं हैं उसके बारे में ये वक्र हमें बताता है। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ मान्यताएं हैं जो हमें ध्यान रखनी होगी जब हम उत्पादन संभावना वक्र के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है उत्पादन के साधनों की स्थिर मात्रा, फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। मतलब उत्पादन के जो हमारे साधन हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो फिक्स है, वो नहीं बदलेगी, तभी ये नियम लागू होगा। अब आप सोचिए कि उत्पादन के साधन होते कौन से हैं। अगर आप खेती करते हैं तो उत्पादन के साधन कौन से होंगे? जमीन होगी, औजार होंगे, श्रम होगा, मतलब काम करने वाले लोग होंगे, बीज, खाद, पूंजी, ये सब उत्पादन के साधन जब हम खेती कर रहे हैं। अगर हम फैक्ट्री चलाते हैं, किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, तो भूमि जिसके ऊपर फैक्ट्री लगी है, मशीनें, श्रम, पूंजी, तो ये उत्पादन के साधन होंगे। तो जो उत्पादन के साधन है, मान लीजिए हम खेती ही कर रहे हैं। हम एक उदाहरण लेंगे जिसके अंदर हम कपास या चावल में से एक वस्तु उगाएंगे या दोनों को उगाएंगे। तो मान लीजिए हमारे पास 1 एकड़ भूमि है, जमीन है, 2 काम करने वाले लोग हैं। तो ये जो उत्पादन के साधन है ये बदलेंगे नहीं, चाहे हम एक वस्तु उगाएं या दूसरी उगाएं या दोनों थोड़ी थोड़ी उगाएं। उसके बाद है उपलब्ध साधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग, एफिशिएंसी होनी चाहिए। ये नहीं है कि जब हम चावल उगाते हैं तब तो बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन जब कपास उगा रहे हैं तो ऐसे ही बुझे हुए मन से काम करेंगे। कोई भी वस्तु हम उत्पादित करें, किसी भी वस्तु का उत्पादन हो, जो उपलब्ध साधन है उनका पूरा उपयोग करेंगे और कुशल उपयोग करेंगे। स्थिर तकनीक, टेक्नोलॉजी है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। जो गेहूं के लिए टेक्नोलॉजी है वो वही रहेगी कि हम कौन सी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं या जिस तरीके से भी हम किसी वस्तु को बनाते हैं या खेती के अंदर उत्पादन करते हैं, वो तरीके नहीं बदलेंगे। फोर्थ है 2 वस्तुएं। ये केवल 2 वस्तुओं के अंदर विकल्प हमें बताता है, 2 से ज्यादा वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग हम नहीं करते। अब एक उदाहरण लेते हैं। हम 2 वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, चावल, नरमा, कपास यानी कि कॉटन का। अगर हम पूरे 1 एकड़ जमीन के अंदर चावल उगाते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा 6 टन चावल उगा सकते हैं। अगर हम नरमा उगाते हैं, अकेला नरमा, चावल नहीं उगाते हैं, तो हम 12 टन कपास उसमें उगा सकते हैं। अब अगर हम चावल 2 टन उगाते हैं तो नरमा 10 टन हो जाएगा। चावल अगर हम 4 टन उगाते हैं तो नरमा 6 टन हो जाएगा। ये हमारे विकल्प हैं, 4 विकल्प हैं हमारे पास। इन विकल्पों को लेकर हम एक कर्व बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। आइए देखते हैं। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ देखिए आप, ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु और डी बिंदु, ये हमारे 4 विकल्पों को दर्शाता है। एक बिंदु एफ और एक बिंदु ई, इन दोनों को भी आप ध्यान रखिएगा। आइए मैं आपको थोड़ा सा ये ग्राफ बनाकर बताता हूँ, फिर डिसाइड करेंगे। ये बस आप ध्यान रखना ई बिंदु और एफ बिंदु कहाँ पर है। आइए
अब हम बात करेंगे उत्पादन संभावना वक्र, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये हम पढ़ चुके हैं कि उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। दो वस्तुओं के बीच में, जैसे कि यहाँ पे मैंने दो वस्तुएं बनाई है, चावल और कपास, इनके उत्पादन के लिए जो भी हमारे सामने विकल्प है उनकी संभावना को व्यक्त करता है। इस केस में इसकी कुछ मान्यताएं थी, वो हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि जो साधन है वो स्थिर होने चाहिए, तकनीक नहीं बदलनी चाहिए, दो वस्तुएं होगी। इसको मैं आपको बस एक बार समझा देता हूं। ये जो हमारी है टेबल है, ये आपने स्लाइड के अंदर भी देखी होगी। यहाँ पे है कपास और यहाँ पे मैं लिखता हूं चावल। अगर हम कपास उगाना चाहते हैं, हमारे पास, अब मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण दूं कि हमारे पास मान लीजिए 1 एकड़ जमीन है, केवल 1 एकड़ जमीन है, इसी के अंदर हमें उगाना है, जो कुछ करना है वो इसी के अंदर करना है। 2 व्यक्ति हैं हमारे पास काम करने वाले, लेबर या श्रम क्या है, 2 व्यक्ति है, इसके अंदर उगाना। अगर इस खेत के अंदर हम उगाते हैं कपास और 2 व्यक्ति पूरी कुशलता से काम करते हैं, तो हम 12 टन कपास उगा पाएंगे, चावल नहीं उगेगा। अगर हम क्या करते हैं कि केवल चावल उगाते हैं इस सारे खेत के अंदर, 2 व्यक्ति पूरी कुशलता से काम करते हैं, तो चावल उगेगा 6 टन, तब कपास नहीं उग पाएगी, कपास बिल्कुल नहीं होगी, 0 टन होगी। अगर हम चाहते हैं कि कोई बीज का कॉम्बिनेशन ले, हमें थोड़ा सा चावल भी चाहिए और हम कपास को 10 टन कर देते हैं, तो हम चावल उगा पाएंगे 2 टन। इसी प्रकार अगर हम इसको 6 टन कर दें तो हम चावल उगा पाएंगे 4 टन। तो ये 4 विकल्प हैं हमारे सामने कि या तो हम ये चुन लें कि 12 टन कपास और चावल बिल्कुल नहीं, या इस विकल्प को चुने कि 10 टन कपास और चावल 2 टन, या इस विकल्प को चुने कि 6 टन कपास 4 टन चावल, या फिर आखिरी वाला जिसके अंदर कपास नहीं है, केवल चावल है। तो इन्हीं विकल्पों को जब हम ग्राफ के ऊपर एक कर्व से या वक्र से दर्शाते हैं, उसी को हम उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, वाई एक्सिस के ऊपर कपास है, एक्स एक्सिस के ऊपर चावल है। संभावना क्या थी, एक हमारा बिंदु था ये जो पहला है कि कपास 12 टन, चावल 0 टन, चावल एक्स एक्सिस के ऊपर है। जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे चावल की मात्रा बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे कपास की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो हम यहाँ पर है, यहाँ पर कपास है 12 टन और चावल, यहीं पे हम नीचे देखेंगे तो चावल है 0। ए बिंदु पर आते हैं, ए बिंदु पर चावल कितना, सॉरी कपास कितना है, 10 टन है, चावल कितना है, 2 टन है, हमारा दूसरा विकल्प। इसके बाद हम आते हैं बी बिंदु के ऊपर, यहाँ पे देखिए कपास है 6 टन और चावल है 4 टन, ये वाला विकल्प। इसके बाद जो आखिरी विकल्प है वो ये बिंदु है, 6 टन चावल और 0 टन कपास। इसके अलावा इस कर्व के ऊपर जितने भी बिंदु हैं, असंख्य बिंदु होते हैं, वो सारे हमारे लिए विकल्प होंगे। हम उनमें से किसी को भी उगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लेंगे वाला बिंदु 8, तो 8 टन कपास और बीच में कहीं 3 टन या 3.5 टन चावल। समझ में आई बात? इस कर्व के ऊपर जितने भी बिंदु हैं वो हमारे लिए विकल्प होंगे, उनको हम उगा सकते हैं। अब बात करते हैं एक बिंदु यहाँ पर जो हमें बोलता है कि 10 टन कपास और कम से कम 8 टन चावल। ये नॉन फिजिबल है, ये हम कुछ भी करके नहीं उगा सकते। तो ये जो सारा क्षेत्र है ये अप्राप्य क्षेत्र है, इसके अंदर जो भी बिंदु है वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। अब एक बिंदु हम लेते हैं यहाँ पर, ये वाला। तो ये बिंदु क्या कहता है कि ये बिंदु कहता है 6 टन तो कपास उगाई जाए, 2 टन चावल उगाए जाए। जब हम 6 टन कपास उगाते हैं तो हम 4 टन चावल उगा सकते थे, लेकिन इस बिंदु के ऊपर हम केवल 2 टन चावल उगा रहे हैं, मतलब 2 टन चावल हमने कम उगाए।
अर्थात यहाँ पर इसके अंदर जो भी बिंदु है इस एरिया में, वो है साधनों का अपूर्ण प्रयोग। या तो हमने अच्छे से काम नहीं किया, या सारे खेत के अंदर बुआई नहीं किया, कुछ भी कम किया, जिस कारण हमें ये 2 टन चावल ही मिले, जो कि 4 टन मिल सकते थे। तो ये सारा ग्राफ आपको समझ आ गया होगा। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं उत्पादन संभावना कर्व। इससे इधर का जो एरिया है वो बिंदु हम प्राप्त नहीं कर सकते, वो हमारे सामर्थ्य से बाहर है, अर्थात इन संसाधनों की मदद से ये बिंदु प्राप्त नहीं किए जा सकते। अंदर वाला जो एरिया है उसका क्या अर्थ है, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। ये बिंदु भी प्राप्त किया जा सकता है। हम खेत को खाली छोड़ दें, ना कपास होगा ना चावल होगा। इसके बीच में कोई बिंदु हमने प्राप्त किया, या तो हमने जानबूझकर कम बोया है, या हमने अकुशल प्रयोग किया है साधनों का, बीज अच्छे नहीं डाले, अच्छी मेहनत नहीं की, पानी समय से नहीं दिया, कुछ भी। तो ये सारा था उत्पादन संभावना वक्र। आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। ये है उत्पादन संभावना वक्र की कुछ विशेषताएं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने बात की थी 2 बिंदुओं के बारे में। एक बिंदु था E, एक बिंदु था F। तो F और E के बारे में हम बात कर चुके हैं, हमने जो पीछे वीडियो भी देखी थी थोड़ी सी। जो F बिंदु है वो है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, अर्थात असंभाव्य स्थिति है। वहां उस आउटपुट को, उस उत्पादन को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो हमारे पास मौजूद साधन है उनसे। और जो ई बिंदु है जिसके ऊपर हमें 6 टन कपास और 2 टन चावल उत्पादन मिल रहा था, वो है इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे संसाधन है, साधन है, उनका अपूर्ण प्रयोग। तो ये जो विशेषताएं हैं, पहली है उत्पादन संभावना वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर तथा बाएं से दाएं की ओर होता है। ये आपको दिखाई दे रहा है कि जो ढाल है वो ऊपर से नीचे आया है और बाएं से दाएं जा रहा है। इसका कारण है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में दोनों वस्तुओं के उत्पादन को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। यदि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा तो दूसरी का कम हो जाएगा, और दूसरी का बढ़ेगा तो पहले का कम हो जाएगा। ये दिख भी रहा है। ऐसे नेगेटिव स्लोप होने का मतलब ही यही होता है कि एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज कम हो रही है। दूसरा है उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नतोदर होती है। जो मूल बिंदु यानी कि जो ओरिजिन हमने लिया है, 0 जहां पे हम लिखते हैं, उसकी तरफ जो ये अपनी कर्व बनी है वो कॉनकेव होती है। उत्तल और अवतल दर्पण जो आपने 10th के अंदर पढ़े होंगे, बिल्कुल वैसी ही है। ये इसकी तरफ कॉनकेव होती है, नतोदर होती है। अच्छा, इसका अर्थ होता है जो हमने बिल्कुल पीछे वाला जो किया था ना, ढलान की ओर, स्लोप डाउनवर्ड, उसके अंदर, कि अगर हम एक इकाई छोड़ेंगे तभी हम दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयां बना पाएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपके सामने जो अभी स्लाइड है उसके अंदर हम बात करेंगे उत्पादन संभावना वक्र हमें समाधान बताता है। किस चीज का सॉल्यूशन, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए व कितना। आपने देखा होगा कि हम जो ये कर्व बनाते हैं इस वक्र के ऊपर, वो सारे विकल्प हैं जो हम दिए गए साधनों से उत्पादित कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारी प्राथमिकता क्या है। क्या हम कपास का ज्यादा उत्पादन करना चाहते हैं या चावल का ज्यादा उत्पादन करना चाहते हैं, किसमें हमें अधिक से अधिक फायदा हो सकता है। जितने भी विकल्प थे ये हमें देखना पड़ेगा। अगर हम चावल का उत्पादन करना चाहेंगे तो कपास का उत्पादन कम करना पड़ेगा, और अगर कपास का ज्यादा करना है तो चावल का उत्पादन कम करना पड़ेगा। उसके बाद हमें ये बताता है कि उत्पादन कैसे करना है। उत्पादन की वो तकनीक लगानी है जिससे हम कुशलता से ज्यादा उत्पादन कर पाए। तो कौन सी तकनीक से होगा, क्योंकि जो हमने बिंदु ई और एफ देखे थे वो हमारे, एक बिंदु तो हमारी पहुंच से बाहर था, एक बिंदु था हम कुशलता से उत्पादन नहीं कर रहे हैं। तो अगर हमारा उत्पादन उस वक्र के ऊपर है तो हम उत्पादन सही कर रहे हैं, अगर नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। तीसरी बात ये हमें बताता है कि साधनों का पूर्ण उपयोग हुआ या नहीं हुआ। हम कुशलता से काम भी कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया कि जो 2 श्रम थे हमारे पास उनमें से केवल एक को ही काम पर लगाया,
या फिर 1 एकड़ में से केवल आधे एकड़ के अंदर खेती की, बिजाई की, तो साधनों का पूर्ण उपयोग हुआ या नहीं हुआ। आपको आपको पता होगा ना, एक जो पॉइंट हमने देखा था जो कि ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु की तरफ था, वो बिंदु ये ई बिंदु था और ई बिंदु पर हमारे साधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं हुआ था। इसके बाद ये नेक्स्ट अपने को बताता है साधनों का विकास। तो साधनों का विकास कब होगा कि हम उत्पादन को बढ़ा पाएं, तो हमें वक्र से पता चल जाएगा। अगर हमारा उत्पादन वक्र पहले से कहीं ऊपर की ओर या दाईं ओर खिसक जाता है, राइट की ओर, इसका अर्थ है साधनों का विकास हुआ है या तकनीक अच्छी हुई है, जिससे हमारा उत्पादन और उत्पादकता दोनों ही बढ़ गए हैं। उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव, शिफ्टिंग रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो क्या हमने भी पिछली स्लाइड में बात की थी कि उत्पादन संभावना वक्र खिसक जाता है, अपनी जगह परिवर्तित कर लेता है दाईं ओर या बाईं ओर। कैसे? तो उसके 2 कारण हो सकते हैं, साधनों में परिवर्तन, चेंज इन रिसोर्सेज, और तकनीक में परिवर्तन, चेंज इन टेक्नोलॉजी। आइए आपको मैं एक वीडियो में ये दोनों बातें समझाता हूँ। अब हम बात करेंगे उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव, शिफ्टिंग रोटेशन कैसे हो सकता है। अब देखिए, ये मान लीजिए हमारा उत्पादन संभावना वक्र है। पहले इन 2 बिंदुओं का नाम हम ए बी दे देते हैं। तो ए बी जो कर्व है वो हमारा उत्पादन संभावना वक्र है। अब इसका खिसकाव, ये खिसक जाता है यहाँ पर किसी भी कारण से, या फिर ये खिसक जाता है इधर, ये इसका खिसकाव है। ये क्यों हो सकता है ये हम जानेंगे। दूसरा है इसका रोटेशन, ये यहाँ से यहाँ घूम गया, ये इसका रोटेशन है। ये किन कारणों से होते हैं? तो उत्पादन में वृद्धि हो जाए, उत्पादन में कमी हो जाए, तब ये जो उत्पादन संभावना वक्र है ये खिसक जाता है, घूम जाता है। आपने देखा होगा कि उत्पादन में बढ़ोतरी या उत्पादन में कमी क्यों होती है। उसके 2 कारण थे, या तो साधनों में वृद्धि हो जाए या फिर जो तकनीक है उसमें परिवर्तन हो जाए। तो आइए हम इनको थोड़ा डिटेल में करते हैं। ये जो आपके सामने है ये साधनों में वृद्धि है, इंक्रीज इन रिसोर्सेज, जिसके कारण हमारा उत्पादन वक्र खिसक कर पहले बी सी हमारा उत्पादन वक्र था, अब डी ई हो गया, जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, मतलब ये अपनी जगह से थोड़ा दाईं ओर या ऊपर की ओर खिसक गया है। अब साधनों में कमी भी हो सकती है, जिसके कारण जो पहले ईडी हमारा मूल वक्र था, उत्पादन संभावना वक्र, वो अब खिसक गया है नीचे की ओर या बाईं ओर, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि हमारे साधन कम हो गए हैं तो उत्पादन भी कम हो गया है। इन दोनों बातों को आइए मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव सबसे पहले किस कारण से हो? साधनों में परिवर्तन। जो हमारे साधन है उनके अंदर ही बदलाव आ जाए। हमने शुरू में क्या लेके चले थे जब हमने ये कर्व बनाया था कि हमारे पास 1 एकड़ जमीन है और 2 काम करने वाले व्यक्ति हैं। अगर आपको याद हो, 1 एकड़ भूमि, 2 श्रम, ये हमारे पास साधन थे। तो ये उत्पादन संभावना वक्र था। अब क्या होता है कि हमारे पास जमीन ज्यादा हो जाती है, हम 1 एकड़ और खरीद लेते हैं, या फिर काम करने वाला एक व्यक्ति और आ जाता है, अच्छा व्यक्ति आ जाता है, तो जो अपना उत्पादन है वो उसके अंदर क्या है, वृद्धि हो जाएगी। अब कपास भी ज्यादा उगाई जाएगी, अगर हम उगाएंगे तो चावल भी ज्यादा उगाएंगे। तो ये वक्र जो है, ये कर्व है, ये शिफ्ट हो जाएगा, खिसक जाएगा अपनी दाईं ओर, और ये नया वक्र बन जाएगा कुछ ऐसा। तो ये वक्र यहां से आप देखिए, ये यहां से यहां खिसक गया। इसका मतलब है उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है। कारण क्या है? साधनों में भी वृद्धि हुई है, जो अपने साधन थे उनके अंदर बढ़ोतरी हुई है। अब परिवर्तन के अंदर केवल बढ़ोतरी नहीं होती है, कम हो सकती है कि हमारे पास 1 एकड़ जमीन थी, पहले 2 श्रमिक थे, उनमें से एक काम छोड़कर चला जाता है या जमीन कम हो जाती है, तो इस कारण अपना उत्पादन भी कम होगा। उत्पादन में आ गई कमी। तो ये पहले था हमारा
जो उत्पादन संभावना वक्र। अब उत्पादन में कमी होने के बाद क्या होगी, ये भी खिसक जाएगा। कहाँ खिसकेगा, बाईं ओर, ये यहां से इधर आ जाएगा। कारण क्या है कि संसाधन में कमी हो गई, संसाधन में कमी हो गई तो उत्पादन भी कम हो गया, और कम उत्पादन के कारण ये उत्पादन संभावना वक्र बाईं ओर खिसक जाएगा। ऊपर से बात करें तो नीचे की ओर, एक्स एक्सिस से बात करें तो बाईं ओर खिसक जाएगा। ये है उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव। कब, जब साधनों में परिवर्तन हुआ हो। साधनों में परिवर्तन कैसे हो सकता है, या तो साधनों में वृद्धि हो सकती है, साधनों में कमी हो सकती है। ये खिसकाव है वृद्धि के कारण, ऊपर से नीचे की ओर खिसकाव है कमी के कारण। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा बचेगा तकनीक में परिवर्तन। अभी जो हमने उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव देखा वो था साधनों में परिवर्तन के कारण। अब हम बात करते हैं अगर तकनीक में परिवर्तन हो जाए, चेंज इन टेक्नोलॉजी हो, तो क्या हो सकता है कि दो वस्तुओं के लिए होता है। एक बात ध्यान रखना, उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के लिए होता है। अगर एक वस्तु की तकनीक में परिवर्तन हो जाए या दोनों वस्तुओं की तकनीक में परिवर्तन हो जाए। आइए देखते हैं। पहले हमारा वक्र था BC, और जो चावल उगाने की तकनीक है वो कुछ सुधर गई है, ज्यादा कुशल हो गई है, हम ज्यादा चावल उगा सकते हैं। तो ये वक्र थोड़ा घूम गया है, CB से अब CE पर आ गया है। अगर यही तकनीक अच्छी हो जाती कपास के लिए, चावल के लिए ना होती, तो क्या होता, तो ये वक्र ऊपर से घूम जाता। पहले वक्र था BC, अब हो गया है BE, कारण कपास का उत्पादन बढ़ गया है। ये क्या है, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर वन प्रोडक्ट। दोनों का नहीं हुआ, या तो कपास का हुआ या चावल का हुआ। आइए हम इसको भी थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव कारण है नंबर 2। नंबर 1 हमने पढ़ा था साधनों में परिवर्तन, अब है तकनीक में परिवर्तन। अब तकनीक में परिवर्तन ये नहीं है कि दोनों फसल के लिए हो सकता है, दोनों वस्तुओं के लिए हो सकता है। हमारे पास यहाँ दो वस्तुएं क्या है, कपास है और चावल है। अब हो सकता है कि कपास के लिए कोई अच्छी मशीन आ जाए जिससे कि उसकी बिजाई अच्छी हो जाए, या बीज अच्छे आ जाएं कपास के जिससे ज्यादा पैदावार मिले। तो फर्क क्या पड़ेगा कि केवल जो कपास है उसी का उत्पादन बढ़ेगा, चावल का उत्पादन नहीं बढ़ेगा। तो ये हमारा ओरिजिनल उत्पादन संभावना वक्र था। अब इसमें क्या बदलाव आएगा, ये तकनीक में परिवर्तन से पहले का है। अब हुआ क्या है कि कपास के लिए तकनीक बदल गई है, ज्यादा अच्छी तकनीक आ गई है, तो कपास का उत्पादन ज्यादा होगा। लेकिन चावल के लिए तो वही तकनीक है, तो चावल का उत्पादन उतना ही रहेगा। तो ये वक्र बनेगा ऐसा। ये वक्र घूम गया है, क्यों, क्योंकि कपास के लिए तकनीक कुशल आ गई है। मुझे लगता है ये मुझे बनाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, समझ आ गई होगी, फिर भी मैं खड़ा हूं तो बना देता हूं। ये है कपास और यहाँ पर हमारे हैं चावल। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि चावल के लिए जो तकनीक है वो कुशल आ गई है, उसको कम पानी चाहिए या बीज अच्छे आ गए हैं, अच्छी पौध लगती है जिससे कि उत्पादन ज्यादा होता है। कोई भी कारण रहा हो, चावल का उत्पादन ज्यादा होता है, कपास का उत्पादन उतना ही है। तो अब वक्र कैसा बनेगा, ऐसा। ये C पॉइंट पे अब नया वक्र हो जाएगा AC। समझ रहे हो, पहले 12 टन कपास होती थी उसी खेत में और 6 टन चावल होते थे। अब क्या होगा, अगर हम कपास लगाते हैं तो 12 टन होगी, चावल 8 टन हो जाएंगे। तो अपना जो उत्पादन संभावना बीच वाली पॉसिबिलिटी थी वो भी बदल जाएगी। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, मैंने यहाँ किया कि कपास के लिए तकनीक बदल गई, यहाँ किया कि चावल के लिए बदल गई। माना कि चावल और कपास दोनों के लिए अच्छी तकनीक आ गई है, तो इस उत्पादन संभावना वक्र का क्या होगा, आप मुझे बनाकर बताएंगे। चलिए, ये उस प्रश्न का उत्तर है, पता नहीं क्यों पर मैंने दे दिया। आपसे पूछा था कि अगर दोनों वस्तुओं के उत्पादन के लिए कुशल तकनीक मिल जाए तो क्या होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस आंसर से पहले आपके मन में ये तस्वीर आ गई होगी कि सारा का सारा वक्र ही दाईं ओर या ऊपर की ओर खिसक जाएगा। पहले BC था, अब DE हो गया है, क्योंकि कपास में उत्पादन
कपास के उत्पादन की जो तकनीक है उसमें कुशलता आने से कपास का उत्पादन सी से बढ़कर ई पॉइंट तक चला गया, और जो चावल है उसका उत्पादन बी पॉइंट से बढ़कर डी पॉइंट तक चला गया और सारा वक्र ईडी के ऊपर शिफ्ट हो गया। अपना नेक्स्ट कंसेप्ट है अवसर लागत की धारणा, कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। होता क्या है कि जब हमारे सामने दो विकल्प होते हैं, एक ही पैसे से अगर हम कोई दो वस्तुओं को खरीद सकते हैं और हम दोनों को ही खरीदना चाहते हैं, उदाहरण के लिए मैं आपको बोलूं कि आपके पास 100 रुपए हैं, आप आइसक्रीम भी खा सकते हैं, आप पैटीज भी खा सकते हैं। अब आप क्या खाएंगे? क्या आप सबकी पैटीज खाएंगे या सबकी आइसक्रीम खाएंगे या दोनों मिक्स करके खाएंगे? बिल्कुल जैसे कि हमने उत्पादन संभावना वक्र किया था। तो इसके अंदर भी वही बात है कि जब आप एक यूनिट आइसक्रीम की छोड़ेंगे और खरीदेंगे क्या? पैटीज। एक आइसक्रीम छोड़ी और उसकी जगह आपने एक पैटीज खरीदी, तो जो आइसक्रीम आपने छोड़ी है उसकी कीमत ही अवसर लागत है, क्योंकि आप वो आइसक्रीम खा सकते थे उतने रुपए की, लेकिन आपने उतने रुपए की ही पैटीज खाई है, तो जो इकाई आपने छोड़ी उसकी जो कीमत है उसे ही हम अवसर लागत बोलते हैं। डेफिनेशन में हम क्या बोलते हैं? अवसर लागत दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प की लागत है, जो विकल्प आपने छोड़ दिया। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपकी बुक से करवाता हूँ। एक पर्सन है मोहन, उसके पास नौकरी करने के 4 विकल्प हैं। वो बैंक में नौकरी कर सकता है जहां उसको 10,000 रुपए प्रति महीना मिलेगा, स्कूल में नौकरी कर सकता है जहां उसको 6,000 रुपए प्रति मंथ या प्रति महीना प्राप्त होगा, सरकारी दफ्तर में नौकरी करेगा तो उसे 8,000 रुपए पर मंथ मिलेगा, और दुकान पर नौकरी करे तो उसे 600 रुपए प्रति महीने की आय प्राप्त होती है। तो इसके अंदर दो सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन से हैं कि वो बैंक में नौकरी करे या सरकारी दफ्तर में नौकरी करे। अब अगर वो बैंक में नौकरी करता है तो वो सरकारी दफ्तर की नौकरी को छोड़ता है जिसकी कीमत है 8,000 रुपए, तो यहाँ पर अवसर लागत आ गई 8,000 रुपए। अगर वो सरकारी दफ्तर में नौकरी करता है तो वो कौन सी नौकरी छोड़ेगा? बैंक की नौकरी, और बैंक की नौकरी छोड़ने की लागत है 10,000 रुपए प्रति महीना, तो यहाँ पर अवसर लागत 10,000 रुपए हो जाएगी। ये है हमारा कंसेप्ट अवसर लागत का। अब थोड़ी बात कर ली जाए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या सिमिलरिटी है, क्या लेना देना है अवसर लागत और उत्पादन संभावना वक्र के अंदर। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि कपास का उत्पादन हम कर सकते हैं 12 टन और चावल का उत्पादन करते हैं 6 टन। अगर हम 2 टन चावल का उत्पादन करना चाहते हैं तो इसकी अवसर लागत क्या होगी? 2 टन कपास की कीमत। याद कीजिए, जो बी पॉइंट को देखिए वहां पर हम क्या कर रहे हैं? 2 टन चावल और 10 टन कपास। अब कितने कर सकते थे कपास हम? 12 टन, लेकिन 2 टन चावल के लिए हमें 2 टन कपास छोड़नी पड़ी, तो 2 टन चावल उगाने के लिए यहाँ पर अवसर लागत क्या हुई? जो कीमत 2 टन कपास की होगी। बिंदु 6 पर देखिए, अभी हम उगाना चाहते हैं 4 टन चावल, हमें कपास कितना छोड़ना पड़ा? 6 टन, तो 6 टन कपास की जो कीमत है वो यहाँ पर अवसर लागत है। तो इस ग्राफ से भी हम अवसर लागत के पता कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक जैसी ही चीजें हैं, अवसर लागत और उत्पादन संभावना वक्र। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है सीमांत अवसर लागत। सीमांत अवसर लागत से पहले मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दे दूं अवसर लागत का। अवसर लागत किसे बोलते हैं ये वैसे तो हम कर चुके हैं, आपको एक उदाहरण देता हूं। आपके पास है 50 रुपीज, 50 रुपए आपके पास है, आप मार्केट गए हो, मार्केट में आपको 2 ऑप्शन मिले। एक तो मिली जलेबी और एक मिली आइसक्रीम। जलेबी है, एक जलेबी 5 रुपए की, तो आपके 50 रुपीज में आपको 10 जलेबी मिलेगी। 50 रुपीज में कितनी? 10 जलेबी मिलेगी। आइसक्रीम है वो एक है 10 रुपए की, 10 रुपीज की एक आइसक्रीम आपको मिलती है, तो 50 रुपीज में कितनी मिलेगी? 5 आइसक्रीम आपको मिलेगी। तो यहां पर
बात आती है अपनी उत्पादन संभावना वक्र भी, अवसर लागत भी, सारे के सारे कंसेप्ट हम इसी एक एग्जांपल से क्लियर कर लेंगे। तो 50 रुपए में हम क्या कर सकते हैं, 10 जलेबियां खरीद सकते हैं, या 50 रुपए के अंदर हम 5 आइसक्रीम खरीद सकते हैं। तो ये दो वस्तुएं हैं जो 50 रुपए में खरीदी जा सकती है। अगर आप जलेबी खाना चाहते हैं तो आपको 10 जलेबी मिलेगी, आइसक्रीम खाना चाहते हैं तो आपको आइसक्रीम मिलेगी 5। अब आप सोचते हैं कि मैं एक आइसक्रीम कम करके क्या करें कि 4 जलेबी लें, तो सॉरी 4 आइसक्रीम लें। 4 आइसक्रीम लेते हैं तो एक आइसक्रीम आप छोड़ोगे, उस एक आइसक्रीम की जगह आपको मिलेगी 2 जलेबियां। तो इन 2 जलेबियों की अवसर लागत क्या होगी, जो सर्वश्रेष्ठ चीज आपने छोड़ी है या त्यागी है। तो ये 2 जलेबी लेने के लिए आपने क्या किया है, एक आइसक्रीम को छोड़ा है, और एक आइसक्रीम की कीमत कितनी है, 10 रुपए। तो ये जो 10 रुपए है ये अवसर लागत है, इसे ही हम अवसर लागत बोलते हैं। दूसरी बात मैं समझाना चाहता था यहाँ पर, ये अपना उत्पादन संभावना वक्र है, या इसे हम बोल सकते हैं ये अवसर लागत का भी काम करता है। जैसे ही कोई वस्तु थी X, उसकी 6 वस्तुओं का हम उत्पादन कर सकते हैं। कोई वस्तु है Y, उसकी भी 6 वस्तुओं का हम उत्पादन कर सकते हैं। तो अगर हम केवल 6 वस्तुएं X वाली का ही उत्पादन करें, मतलब X वस्तु का ही उत्पादन करें, तो हम Y वस्तु का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। और अगर हम केवल 6 वस्तुएं Y की उत्पादित करें तो हम X का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। हम क्या चाहते हैं कि एक वस्तु X की छोड़कर एक वस्तु हम Y की बनाएं। यहाँ पे उदाहरण ले लीजिए, ये थोड़ा सा ग्राफ एक्चुअल मैथ के उसके स्केल के कैलिब्रेटेड नहीं है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन समझ लीजिए आप कि अगर हमें Y की कोई क्वांटिटी बनानी है तो हमें X की कुछ क्वांटिटी छोड़नी पड़ेगी, उसको हम नहीं बना सकते। और जो क्वांटिटी हम छोड़ेंगे उसकी जो कीमत होती है उसे ही अवसर लागत कहा जाता है। इसी प्रकार अगर हम पहले Y बना रहे थे, अब X बनाना चाहते हैं, तो X को बनाने के लिए जितनी मात्रा हम Y की छोड़ेंगे उस मात्रा की जो कीमत है वह अवसर लागत है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे 2 जलेबी लेने के लिए हमें एक आइसक्रीम को छोड़ना पड़ा, तो एक आइसक्रीम की जो कीमत है वही अवसर लागत है। दूसरा, ये ग्राफ हमने कहा था कि ढलान की तरफ होता है। जैसे जैसे हम इस ग्राफ के ऊपर जाते हैं, Y वस्तु की मात्रा तो बढ़ती जा रही है, Y की मात्रा इधर बढ़ती है, किसकी, Y की, इधर कम होती है। ये देखिए 0 1 2 3, जैसे जैसे हम उधर जाएंगे Y की मात्रा है वो इंक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे हम इधर आएंगे Y की मात्रा डिक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं 1 2 3 4, ये क्या है, वस्तु X की क्वांटिटी, वस्तु X की मात्रा। तो जैसे हम ऊपर जाएंगे X की मात्रा बढ़ेगी, और जैसे हम नीचे आएंगे X की मात्रा घटेगी। हम इस ग्राफ पे चलते हैं। अब आप देखिए इस समय 2 काम हो रहे हैं, एक तो हम नीचे आ रहे हैं और एक हम दाईं तरफ जा रहे हैं। तो जब नीचे आते हैं तो X की जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो रही है, और Y की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम एक वस्तु की मात्रा बढ़ाएंगे तो दूसरी वस्तु की कम होगी, अगर दूसरी वस्तु की बढ़ाएंगे तो पहली वस्तु की कम होगी। यही अपना उत्पादन संभावना वक्र में था, यही अवसर लागत के अंदर है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीमांत अवसर लागत क्या है। सीमांत और मार्जिनल। दूसरी बात एक और मैं बता दूं, जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स आपको यहाँ पे मिले हैं और जो अपनी स्लाइड्स है, प्रेजेंटेशन है, उनके अंदर भी मिले होंगे, उनको लिखना, उनको याद करना
बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, वो केवल आपके समझने के लिए ही लिखे गए हैं। कई बार क्या होता है कि इंग्लिश के वर्ड्स हमें आसानी से समझ आ जाते हैं, हिंदी के जो शब्द हैं वो इतने प्रचलन में नहीं होते और हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है उनको समझने में। तो इनको याद करना लिखना मैंडेटरी नहीं है, हिंदी वाले ही चलेंगे। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू। तो अब हम बढ़ते हैं सीमांत अवसर लागत की ओर।